नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पार्ट 6 की क्लास जो आपकी कंडक्ट हो चुकी थी, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उस क्लास को रिमूव करना पड़ा। वही क्लास आज आपको फिर से मिलेगी। काफ़ी लिंक भी आपकी पड़ गई थी यूट्यूब पे, काफ़ी बच्चे परेशान रहे, मैसेज किए कि सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने जब क्लास को देखा तो रियलिटी में कहीं ना कहीं उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उस क्लास को हमने रिमूव कर दिया। आज ये क्लास आपको पार्ट 6 वाली ही एग्रोनॉमी की क्लास मिलेगी, तो कोई बच्चे परेशान ना हो। हर एक क्लास आप लोगों को एक निश्चित समय के अनुसार दी जाएगी। जैसा कि केजीटीए वाले बच्चे, शताब्दी बैच वाले, उनको 3 विषय की क्लासेस इस समय मिल रही हैं अल्टरनेट। एग्रोनॉमी की कंटिन्यू क्लास चल रही है और प्लांट पैथोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी ये अल्टरनेट चल रही हैं। 2 दिन प्लांट पैथो, 2 दिन प्लांट फिजियो, इस प्रकार से क्लासेस आपको दी जाएंगी ताकि आप पे भी एकदम से बोझ ना पड़े और आप धीरे धीरे से सारे सब्जेक्ट को समझते हुए चलेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ये थोड़े कठिन हैं। कहीं देखो, होता क्या है, जब हम लोग बीएससी एजी करते हैं तो हमारे जहन में एक बात रहती है कि यार कैसे 4 साल निकल जाएं, पास हो जाएं कैसे भी करके। तो वो पास होने की जो मानसा और लालसा बनी रहती है, वो हम पास होते हैं। बाद में फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को समझना बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी उतना ही कठिन होता है। क्योंकि जब हम बीएससी कर रहे होते हैं तो इन सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल से पास होने के लिए ही सोचते हैं। तो अब आप लोग एजीटीए की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर आप पास होना नहीं सिर्फ आपके सिलेक्शन का एक केंद्र बिंदु बनने वाला है। सिर्फ आपको पास होना नहीं है, अच्छी परफॉर्म करना है, तभी जाके आपको अच्छा सिलेक्शन मिलेगा। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में कृषि वर्ग में मैं कहूँ तो सबसे अच्छी नौकरी एजीटीए है। ठीक है, कैसे एजीटीए की नौकरी अच्छी है? क्योंकि एजीटीए का जो जॉब लोकेशन है वो कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास रहता है। तो आप अपने घर के आसपास से एक बिना मेंटल प्रेशर के ऑन ड्यूटी अच्छे स्वस्थ रहेंगे। कहीं कहीं होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ गए या कहीं ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां मेंटल बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, आप जॉब में रह के भी आप सरकार को फायदा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप प्रेशर में हैं। ठीक है, तो एजीटीए में जो भी बच्चे सेलेक्टेड हैं 2018 और 2014 वाली वैकेंसी के, उनसे मुलाकात आए दिन होती रहती है, तो बताते हैं सर बहुत अच्छी जॉब। कहने का मतलब है कि आप इस जॉब के चक्कर में अगर पड़ गए हैं पूरी तरीके से इसको क्रैक करने के लिए, तो आप ठान लीजिए कि हमें एजीटीए ही लेना है, बाकी हमें कहीं भी नहीं तैरना है। तो जो भी आपकी नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी आए, आपको उधर देखना ही नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, जब इधर उधर का पलरू होता है तो कहीं का नहीं बचता है आदमी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर। जैसे एक व्यक्ति था और उसने एक गलती कर दी अपनी लाइफ में, तो जो उसके पापा जी थे उसको दंडित किए कि बेटा अब तुमको मैं दंड दूंगा क्योंकि तुमने गलती की है इस बार। ठीक है, तो क्या कहा कि मेरे या तो तुम 100 थप्पड़ खा लो या 100 मिर्च खा लो, हरी मिर्च। तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी पहले सोचोगे कि मिर्च 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी या 100 थप्पड़ तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्या करूं मैं। अब आप कंफ्यूज हो, आपके पास 2 ऑप्शन आपके पिता ने दे दिया। सोचा साचा आपने मिर्च ही खा लेते। तो मिर्च खाना स्टार्ट किया, 1 खाया, 2 खाया, 4 खाया, 5 खाया, 24 खाया, 25वीं मिर्च पे जब आप आए तो आपके कान और मुंह से धुआं निकल गया। फिर आपने कहा पापा नहीं मिर्च नहीं, मिर्च नहीं, मैं थप्पड़ खाऊंगा। फिर आपने थप्पड़ खाने शुरू कर दिए, 30-35 तक पहुंचे, नहीं पापा अब मैं थप्पड़ नहीं खा पाऊंगा, मैं फिर से मिर्च खाऊंगा। फिर से 40-45 मिर्च तक पहुंचे, फिर आप छोड़ दिया, हौसला आपका टूट गया मिर्च खाने का। आपने कहा चलो पापा फिर से मैं थप्पड़ खाऊंगा। ऐसे ऐसे करते करते आप दोनों 100 पूरे कर लिए, परंतु आप एक पथ पे नहीं रहे, आपका भला नहीं हो सका। शुरुआत में अगर आप एक ऑप्शन चूज करते, आप 100 थप्पड़ खा लेते, 100 मिर्च खा लेते। तो ये सिर्फ लाइन थी उन बच्चों के लिए जो इधर उधर नोटिफिकेशन देख के भागते हैं। अब ना भागो। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ, देर सही पर अच्छा आएगा एजीटीए में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी नौकरी है। आप इधर उधर भागोगे, मैं ये नहीं कह रहा आपकी तैयारी कैसी है, मैं अमूमन एक जीरो वाले बच्चे को लेकर चल रहा हूँ कि मान लो जिस बच्चे ने
ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की और एजीटीए में वो पढ़ाई करने का प्लान बनाया है और कर रहा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो बच्चा एएफओ की तरफ मूव करे, मैं नहीं चाहूंगा कि वो बच्चा अदर स्टेट की कोई पोस्ट के लिए भरे, क्योंकि आप वहां वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जो आप अपने स्टेट में रह के एजीटीए के लिए कर सकते हो। तो जो आप कर सकते हो वहीं पर रहो, बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आदत मत डालो, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप ये मत सोचना कि सर ये बोल रहे हैं कहीं के नहीं रहोगे, मेरा कहने का मतलब है कि उद्देश्य यही है हमारा कि जो भी आप कर रहे हो उसको बहुत ही सरलता के साथ करते रहो, निरंतर आप, और नौकरी आपको यकीनन मिलेगी। बस हाँ ध्यान रखना, अपनी ईमानदारी झोंक दो 100%। ये नहीं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, सर आज बुआ के लड़के की एंगेजमेंट है तो मैं वहां जाऊंगा, बिल्कुल भूल जाओ, अपनी एंगेजमेंट आएगी एक दिन, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखो कि अपनी एंगेजमेंट आएगी और अपनी एंगेजमेंट में हम सबको लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके जाएंगे जो भी होगा रिश्तेदार। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कुछ क्रॉप्स की, जैसे मैं बात कर लूं एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, ठीक है, एग्जॉस्टिव फसलें इनको बोलते हैं। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कोई पानी हो, न्यूट्रिएंट हो, लाइट हो, किसी चीज को वहां से बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होती हैं? ऐसी फसलें जिनको हम जब मिट्टी में उगाते हैं ना फसलों को, जैसे मान लो कोई किसान ले जाके बीज मिट्टी में डाला, फसल जर्मिनेट करेगी, फिर उसमें हम पानी और खाद उर्वरक वगैरह डाले, वो वृद्धि करेगी। तो उनमें 2-3 प्रकार के नेचर होते हैं। कुछ फसलें होती हैं जो एकदम से तेजी से पोषक तत्वों को खींच लेती हैं, कुछ बेचारी अपने समय अनुसार अपनी डिमांड के हिसाब से खींचती रहती हैं, कुछ बहुत ही रेयर में पोषक तत्वों को खींचती हैं। जैसे मान लो आपके पापा जी 10 समोसे लेकर आए मार्केट से और आप ठहरे कुंभकर्ण के वंशज, आपने क्या किया, देखा, चोरी छिपे पहुंच गए और 3 समोसे गपक गए। बाद में फिर घूमते हुए आए, मम्मी ने पूछा बेटा समोसा मिला? नहीं मम्मी मैं जाना ही नहीं, समोसा आया। और वहां से भी मम्मी ने भी 2 दे दिए, वो भी 2 गपक गए। मतलब 3 पहले से खत्म कर दिए, 2 अब खत्म कर दिए, 5 खा गए, फिर भी आपको तसल्ली नहीं है अभी एक और मिल जाए छोटी बहन से, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ फसलें होती हैं जो एकदम से मिट्टी से पोषक तत्वों को एग्जॉस्ट कर लेती हैं, मतलब खींच लेती हैं अपनी ओर, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे होते हैं, अंदर की वायु को बाहर खींच देना, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आप वहां से सीख सकते हो। तो लिखिएगा वे फसलें जो भूमि से तेजी से पोषक तत्वों को खींच लेती हैं, खींच या ग्रहण कर लेती हैं। कहने का मतलब वे फसलें जो मृदा से या भूमि से पोषक तत्वों को तेजी से, भूमि से तेजी से पोषक तत्वों को खींच लेती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात समझना चाहें तो उदाहरण पे हम समझ सकते हैं मुख्यतः अनाज वाली फसलें या अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें, सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं वो एग्जॉस्टिव नेचर की क्रॉप्स होती हैं। बट इसमें भी स्पेशली कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे ऑप्शन मिलेगा मक्का और ज्वार, ये 2 जो फसलें हैं ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नेचर की होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? एग्जॉस्टिव नेचर की होती हैं। तो आप यहाँ से भी थोड़ी बातों को समझेंगे अच्छे से और ध्यान देंगे कि हमें क्या क्या चीजें समझनी है। तो हमने देखा कि हमने पढ़ा एग्जॉस्टिव क्रॉप के बारे में, क्या पढ़ा? एग्जॉस्टिव क्रॉप के बारे में पढ़ा और हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे।
देखिए इनके बारे में बहुत हल्की हल्की सी जानकारी हम लोग लेते हुए चलेंगे। कल एक बच्चा कह रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर एग्जाम्पल बहुत सारे लिखा दो। जो एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखाई दे रहा हूं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप रट पाओगे क्या? ऐसे दुनिया के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, किताबों में बहुत सारे मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल वही सेलेक्ट करना है जहां से आपको काम चल जाए। मेरे कहने का मतलब है मुझे लिखाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखाता चला जाऊंगा, परंतु आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला किसमें था। ठीक है, तो मैं वही एग्जाम्पल उठाता हूं जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं या उम्मीद है कि उन फसलों से एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, क्लीन क्रॉप, स्वच्छ फसलें या साफ फसलें। साफ फसलें क्या होता है भाई साहब? क्लीन क्रॉप अभी देखते हैं। तो क्लीन क्रॉप कहने का मतलब फसल नहीं देखने में स्वच्छ या साफ होगी। कहने का मतलब ऐसी फसलें जिनकी बुवाई करने पर भूमि में कर्षण क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिससे भूमि स्वच्छ रहती है। मतलब भूमि स्वच्छ रहती है, हमारा खेत स्वच्छ रहता है। तो लिखेंगे ऐसी फसलें जिनकी बुवाई करने पर खेत में कर्षण क्रियाएं कर्षण क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप खेत साफ व स्वच्छ बना रहता है। स्वच्छ बना रहता है। ठीक है, सारी बातें आपको बताते हुए हम लोग चलेंगे। अब ऐसी फसलें जिनको बोने पर हम क्या करते हैं, खेत में कर्षण क्रियाएं करते रहते हैं, भू परिष्करण की क्रियाएं करते रहते हैं, खरपतवारों को निकालते रहते हैं, तो हमारी जो खेत होती है वो क्या होती है, साफ बनी रहती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखेंगे तो इसमें दो क्रॉप्स आती हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक तो आती है आलू और एक आती है मक्का। क्या आती है? मक्का। ठीक है, दोनों को फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों क्रॉप्स को। फिर आगे हम तीसरा एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉप की, और नेक्स्ट वर्गीकरण में देखते हैं हम लोग, आता है हमारे पास वेयर क्रॉप। वेयर क्रॉप्स, हिंदी में भी इसको वेयर फसलें लिख लेते हैं। और वेयर का मतलब होता है भंडारित फसलें या भंडारण, जिनके लिए भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। कटाई के तुरंत बाद क्या करना पड़ता है, उनको भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। लिखेंगे ऐसी फसलें जिनको जिनको कटाई या तुड़ाई के तुरंत बाद कटाई या तुड़ाई के तुरंत बाद भंडार गृह में भंडारित करना पड़ता है।
ताकि वे खराब ना हो और वर्ष भर उपलब्ध रहें। ठीक है, उपलब्ध रहें। जैसे अगर हम बात करें, यहां पर थोड़ी चर्चा का विषय इसको बनाते हैं। मान लो वेयर क्रॉप में कोई ऐसी फसल लगा लिए हम, ठीक है, जैसे एक होता है फोर्सिंग वेजिटेबल की टेक्निक, ऑफ सीजन में हम क्रॉप उगाते हैं, तो जो सीजन नहीं होती है उसकी तब भी हम फसल उगा लेते हैं। परंतु बेयर फसल क्या होती है, ऐसी फसलें जो खराब हो जाएं, पेरिसेबल नेचर की होती हैं, अगर हम उनको भंडारित ना करें तो खराब हो जाएंगी। जब खराब हो जाएंगी तो हमारे मार्केट में वो नहीं दिखेंगी, तो इसलिए उनको भंडार गृह में हम भंडारित कर लेते हैं, ताकि उनकी जो सुसुप्तावस्था होती है, ठीक है, भंडारित करते रहते हैं। जब वो उसके खराब होने की प्रवृत्ति से ये दूर हो जाती हैं तब ये मार्केट में आती हैं। या कभी कभी क्या होता है, जैसे आलू का भंडार गृह है, हमने आलू को रख दिया, तुरंत आलू मार्केट में ले जाएंगे, बेकार हो जाएगा, हमने कोल्ड स्टोरेज में लगा दिया, आलू आराम से सुरक्षित है। दूसरी बात कि कोई ऐसी फसल जिसका सीजन नहीं है फिर भी वो फसल मिल रही है, उसका कारण भी भंडार गृह है। ठीक है, तो भंडार गृह में रखना पड़ता है। अब आलू वाले किसान थे पहले बहुत परेशान रहते थे, अब क्या है, खुदाई करने के बाद वेयर हाउस में रख देते हैं, वहां से रिसिप्ट प्राप्त करते हैं, केसीसी जाते हैं बैंक और 75% का पैसा ले लेते हैं उसी रिसिप्ट पे। जैसे मान लो 1 लाख का आलू कोई वेयर हाउस में रख दिया, उसको 75,000 का लोन बैंक दे देती है वेयर हाउस की रिसिप्ट पे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो किसान बेचारा आलू तुरंत खुदाई करता था और वो सोचता था मार्केट में बिक जाए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब ऐसी संभावनाएं नहीं है किसानों के साथ, किसानों के लिए बहुत खुशहाली हो रही है। ये देखो ना, फरुखाबाद और कन्नौज की साइड में आप जाओ तो कितने वेयर हाउस आपको देखने को मिलेंगे। मैनपुरी, इटावा, बकेवर, इधर जाओ आप तो आपको बहुत मिलेंगे। बेबर में जाओगे कोल्ड स्टोरेज रोड पे बहुत मिलेंगे। मोहम्मदाबाद से, फरुखाबाद से, मोहम्मदाबाद से बेबर रोड जाओगे, आपको इतने कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे कुछ कहने को नहीं। तो वहाँ के जो किसान हैं वो आलू को तुरंत वहाँ स्टोर कर लेते हैं वेयर हाउस में, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी बिक्री करते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, आलू और सब्जी। आलू भी सब्जी है, परंतु आलू एक स्पेशल हमने लिख दिया, बाकी सब्जी लिख दिया। अमूमन सब्जियां जो भी होती हैं, हरी सब्जियां, वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होती है। जैसे हम लोग ग्रीन वैली मटर देखते हैं ना, पनीर बनाते हैं तो ग्रीन वैली मटर लाते हैं, तो होता क्या है, कोल्ड स्टोरेज वाला ही तो होता है। ठीक है, अगर कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखे तो मटर इतने दिन तक रहेगी नहीं, रहेगी, सूख जाएगी। तो वो चीजें हैं, बेयर क्रॉप उनको बोलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य फसलों के बारे में, जैसे एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप्स, ऊर्जा फसलें, क्या बोलते हैं, ऊर्जा फसलें। अब एनर्जी क्रॉप्स मतलब वे फसलें जिनका प्रयोग ऊर्जा निर्माण के रूप में करते हैं, एनर्जी क्रॉप के रूप में करते हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम एनर्जी बनाने में करते हैं, ऊर्जा बनाने में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर हम गन्ने से एनर्जी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, बिल्कुल। गन्ना हो गया, उसके बाद आलू हो गया, मक्का हो गया, टैपियोका हो गया जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है सब्जियों में, और जौ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कैसे होता है। गन्ने की पेराई करते हैं, जूस निकलता है, जूस से हम बैगास वगैरह अलग कर लेते हैं। ठीक है, बैगास अलग कर लेते हैं, जूस आगे जाता है, जूस से गंदगी प्रेसमेड अलग कर लेते हैं, फिर बचता है मोलेसस। मोलेसस का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, या तो चीनी निर्माण में या तो एथेनॉल के निर्माण में। एथेनॉल जब हम बना लेते हैं तो उसको हम पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं। अगर 10% एथेनॉल होता है तो नॉर्मली पेट्रोल जो हम लोग पेट्रोल पंप पे भराने जाते हैं ना, उस पर 10% एथेनॉल मिला रहता है। अगर एथेनॉल की मात्रा 20% कर देते हैं तो पावर अल्कोहल होता है। क्या होता है, पावर अल्कोहल होता है, जो हेलीकॉप्टर वगैरह चलाने के लिए प्रयोग में ज्यादा लाया जाता है। आलू से भी ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट से निकाला जाता है, स्टार्च से। मक्का, टेपियोका, जौ, जौ जो होता है ये माल्ट पर्पज के लिए ज्यादा उगाई जाती है। माल्ट मतलब माल्ट जो होता है बियर विस्की के लिए उपयोगी होता है। तो जौ से माल्ट प्राप्त कैसे करते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है।
भाई जब फसलें दाना बन जाता है, कच्चा रहता है दाना, तो मीठा ज्यादा होता है, ठीक है। बाद में वही कार्बोहाइड्रेट धीरे 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 स्टार्च में बदलने लगता है, तो उसका मीठापन कम हो जाता है। पकते समय जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। कच्ची अवस्था में हल्का सा आपको ग्लूकोज के रूप में दिखेगा, हल्का सा मीठा मीठा दिखेगा, पकते समय वो स्टार्च में बदल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जौ के दानों को हम क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं 2 से 3 दिन तक। भिगोने के बाद हम उनको स्प्राउटिंग कराते हैं, अंकुरित कराते हैं, क्योंकि जौ का दाना जब अंकुरित होता है तो उसमें एक एंजाइम कार्य करने लगता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? अल्फा एमाइलेज एंजाइम। और वो अल्फा एमाइलेज एंजाइम जौ के अंकुरित बीजों में स्टार्च से माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है? स्टार्च से माल्टोज बनाता है। वही माल्टोज जब बनने लगता है तो जौ के दानों को हम अंकुरित होने से रोक लेते हैं और उन दानों को हम रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं। और भून करने के बाद जब हम माल्ट प्राप्त हो जाता है, उसी माल्ट का किण्वन करके हम बियर और विस्की और लिगुरी नामक पेय पदार्थ हम किससे तैयार करते हैं? जौ से तैयार करते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। आगे जब हम जौ की खेती पढ़ाएंगे तो ये डिटेल में बताएंगे आपको। बस ऐसे ही हमने बता दिया आपके एनर्जी क्रॉप्स के बारे में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एनर्जी क्रॉप्स हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिपेरियन फसलें, तटवर्ती फसलें। तटवर्ती फसलें, रिपेरियन क्रॉप, ठीक है। तटवर्ती फसलें क्या होती हैं? तटवर्ती फसलें आपने देखा होगा गाँव में जब हम जाते हैं तो हमारे जब मान लो नहर के किनारे खेत होते हैं तो नहर के किनारे किनारे या नहर से जो नालियां निकली होती हैं उस नालियों के किनारे किनारे घास एक होती है, चिकनी चिकनी सी घास होती है और एक परत के रूप में वो फैली रहती है वहां पे। वो घास क्या करती है? मिट्टी के कटान को रोक लेती है। क्या करती है? मिट्टी के कटान को रोकती है। कैसे रोकती है? तेज बारिश से, तेज हवा से, लोगों के पैरों से जो मिट्टी कटती है उसको वो रोकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिपेरियन कहते हैं। उसका नाम पैराग्रास होता है, बाकी हम अपने साइड में उसको पनहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पनहर कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे सिंचाई मार्ग व जल निकास मार्ग के किनारे इस प्रकार की घास उगी हुई होती है। जो मृदा के कटान को रोकती है। जो मृदा के कटान को रोकती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इतना आ सकता है कि सिंचाई नाली या जल निकास के किनारे कौन सी घास पाई जाती है, कौन सी फसल पाई जाती है, उसको इस हिसाब से लिख सकता है। तो ऑप्शन एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, पैराग्रास, पैराघास। कौन सा? पैराघास। ये एग्जाम्पल है आपका। आप याद रखोगे कि सर पैराघास ऐसी घास है जो सिंचाई नाली के दोनों तरफ पाई जाती है, किनारे किनारे पर। तो आप कभी गलत नहीं करके आओगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। आगे हम उसके अन्य क्रॉप्स को पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं ट्रक फसलें, ट्रक क्रॉप्स या ट्रक फसलें, ठीक है। ट्रक फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनकी उपज टनों में होती है। क्या होता है? ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जिनकी उपज, जिनकी उपज टनों में होती है,
और उन्हें बेचने के लिए और उन्हें ताजी अवस्था में ही बेचने हेतु दूरस्थ बाजार तक पहुंचाया जाता है या तक ले जाया जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी फसलें जिनकी उपज तो टनों में होती है और उनको हम मार्केट में हरी अवस्था तक ही पहुंचाते हैं, हरी अवस्था होने के बाद इनकी डिमांड कम होने लगती है। तो ट्रक फसलें क्या होती है? ऐसी फसलें जिनकी उपज टनों में होती है और उनको हम बेचने के लिए दूरस्थ बाजारों तक हरी अवस्था में ले जाया जाता है। इनको हम बोलते हैं फल व सब्जियां। इसमें क्या आएंगे? फल व सब्जियां। जो ट्रक फसलों में आते हैं उनका उदाहरण है फल व सब्जियां। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉप को पढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे से। अब हम लोग बात करते हैं साइलेज क्रॉप। साइलेज फसलें या इनको बोलते हैं साइलेज क्रॉप। मतलब ऐसी फसलें जिनको हरी अवस्था में गड्ढे में दबाकर किण्वित करके साइलेज बनाने में उपयोग किया जाता है। लिखेंगे वे फसलें जिनको हरी अवस्था में काटकर कटाई करके गड्ढे, जिसको साइलो कहते हैं, जिसमें साइलेज बनाया जाता है, गड्ढे में ढककर किण्वित कर साइलेज बनाते हैं। साइलेज क्या होता है? हरा चारा होता है। क्या होता है? किण्वित हरा चारा। अगर हम बात करें तो साइलेज क्या होता है? किण्वित हरा चारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किण्वित हरा चारा होता है। और उत्तम साइलेज, जो उत्तम साइलेज होता है, इसका पीएच कितना होता है? तो 3.5 से लेकर के 4.2 पीएच होता है और नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। और एक विशेष पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से बनाया जाता है। कौन? साइलेज। साइलेज कैसे बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलों से तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है आपका मक्का, सबसे अच्छा साइलेज।
ज्वार, बाजरा। ध्यान देना, सर्वोत्तम साइलेज किससे बनाया जाता है? मक्के से बनाया जाता है। सर्वोत्तम साइलेज किससे तैयार होता है? मक्के से तैयार होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने साइलेज फसलों के बारे में बात कर लिया। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, एक इसी से मिलता जुलता टर्म होता है हे फसलें। हे क्या होता है? प्रोटीन वाली जो फसलें होती हैं, लेग्यूमिनस फसलें होती हैं, उनको काट कर हम सुखा देते हैं, सूखा हुआ चारा होता है हे, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जड़तंत्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्या बात करते हैं? जड़ तंत्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आधार पर फसलों का वर्गीकरण, और अपना कल ये वर्गीकरण समाप्त हो जाएगा। फसलों का वर्गीकरण। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जैसे महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और महत्वपूर्ण कुछ क्रांतियां, महत्वपूर्ण क्रियाएं। ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपको फसल चक्र, उनके सिद्धांत पर लेके चलूंगा, और बहुत सारे मुद्दे हल करते हुए हम फसलों को पढ़ेंगे, और फसलों के बाद निरंतर हम खाद उर्वरक वगैरह सबका निपटान कर लेंगे। धैर्य रखना, एग्रोनॉमी में वो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देंगे कि आपका 25 नंबर का जो एजीटीए में आएगा, आप एक भी क्वेश्चन कम नहीं करके आओगे, पूरे में पूरे करके आओगे, बशर्ते आप धैर्य के साथ पढ़ाई करो। क्योंकि हम वो पहलू चाह रहे हैं कि हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को वो कंटेंट दें कि हाँ, आप लोग जब जाओ चैनल पे विजिट करो तो आपको लगे कि हाँ, हमसे केवल व्यू इकट्ठा करने के लिए क्लासेस नहीं दी जा रही हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल को, तो कोई भी चैनल पे कोई सटीक चीज नहीं पड़ी है कि बच्चा वहां से जाके ये चीज याद कर ले। बीमारियां फैली पड़ी हुई। बीमारियां कहने का मतलब, आप चैनल खोलो, 3 दिन में मास्टर ने एक वीडियो तैयार कर लिया, डाल दिया, 4 दिन गायब, फिर 5वें दिन तैयार कर लिया, डाल दिया, गायब। ये इस टाइप से है। किसी भी चैनल पे एक सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट बनी हो तो बताओ। तो बच्चा एक वीडियो देखता है, उसके बाद उसको दूसरा वीडियो मिलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा यही एम है कि मैं जो भी कंटेंट यूट्यूब पे डालूंगा वो आपको फुल प्लेलिस्ट में होगा, और जो डेमो डालूंगा वो सिर्फ डेमो क्लास होगी। जैसे प्लांट पैथोलॉजी का आपको यूट्यूब पे क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ आपको 2-3 क्लासेस डेमो के रूप में दी जाएंगी। ठीक है, वो आपको डेमो होगा। प्लांट फिजियो भी आपको यूट्यूब पे क्लासेस नहीं मिलेंगी, उसका डेमो क्लास सिर्फ यूट्यूब पे आपको मिलेगा। अगर आप उसकी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एजीटीए का जो हमारा शताब्दी बैच है, आप उससे जुड़ें और अपने सब्जेक्ट को और अच्छा मजबूत करें। ठीक है, तो जड़तंत्र के आधार पे जो फसलों का वर्गीकरण होता है भाई साहब, इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं तो जरा देखते हैं। जड़तंत्र की जब बात आती है तो जड़तंत्र कहने का मतलब है फसलों में 2 ही प्रकार की जड़ें होती हैं। एक तो होती है मूसला जड़, एक होती है आपकी अपस्थानिक जड़। तो एक हम बात करते हैं जड़तंत्र के आधार पे 2 प्रकार के हम लोग बात करते हैं। एक हम बात करते हैं मूसला जड़, जिसको हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। अब मूसला जड़ क्या होती है, इस प्रकार से मूसला जड़ को हम बनाएंगे और एग्जाम्पल भी इसी के साथ लिख लेंगे। ये इस प्रकार से मूसला जड़ होती है। कहने का मतलब भूमि के नीचे एकदम सीधी वृद्धि करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं। एग्जाम्पल की जब बात आएगी यहां, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख लेंगे? सरसों, अरहर, मूली, गाजर, चुकंदर। ये सब क्या होते हैं? टैप रूट के उदाहरण होते हैं। किसके? मूसला जड़ के उदाहरण होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे अपस्थानिक जड़ें।
अपस्थानिक जड़, जिसको हम एडवेंटिटियस रूट्स बोलते हैं। एडवेंटिटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं? जब कोई प्लांट्स होता है, मान लो ये कोई प्लांट्स है, ये कोई प्लांट्स है, ठीक है। अब इसकी जो रूट्स होंगी इस प्रकार से होंगी, इस प्रकार से होंगी ये रूट्स। ये रूट्स जो होती हैं ये अपस्थानिक रूट्स होती हैं। क्या होती हैं? अपस्थानिक रूट्स होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, अनाज वाली फसलें, अनाज वाली फसलें। अब अनाज वाली फसलें जो हमने लिख दिया, आपको समझ जाना चाहिए कि कितनी ऐसी फसलें हैं अनाज वाली। सीरियल क्रॉप, सीरियल क्रॉप। तो ये रूट सिस्टम के आधार पे हमने फसलों को डिवाइड किया और वर्गीकृत किया। तो हमने देखा कि एक तो मूसला जड़ वाला हमने देखा और दूसरा हमने देखा अपस्थानिक जड़ वाला। तो इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं और आपके वर्गीकरण पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जड़ की गहराई के आधार पे क्या बात करते हैं? जड़ की गहराई के आधार पे यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जड़ की गहराई के आधार पे अकॉर्डिंग टू रूट डेप्थ। तो जड़ की गहराई के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 हम बात करेंगे उथली जड़। उथली जड़, शैलो रूटेड। शैलो रूट। अब उथली जड़ वाली कौन कौन सी फसलें होती हैं जरा ध्यान देना। तो उथली जड़ वाली फसलें होती हैं धान, गेहूं, जौ, जई, सरसों, मूंगफली, मसूर, मटर, चना इत्यादि। ये सब क्या होती हैं? उथली जड़ वाली फसलें होती हैं। और भी इसमें आ जाता है उथली जड़ वाली फसलें। चना के बाद मक्का भी आ जाता है, ज्वार भी आ जाता है और बाजरा भी आ जाता है। ठीक है, ये सब क्या हैं? उथली जड़ वाली फसलें। कैसी हैं? उथली जड़ वाली फसलें हैं। ठीक है, हम यहां तक समझ लिए कि उथली जड़ वाली फसलों को। अब हम बात करते हैं गहरी जड़ वाली फसलें। यहां तक दिख रहा ना? ठीक है, गहरी जड़ वाली फसलें, डीप रूटेड। गहरी जड़, डीप रूट। तो गहरी जड़ में हम क्या क्या देखेंगे? कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो गहरी जड़ की श्रेणी में आएंगी? तो गहरी जड़ वाली में हम देखेंगे सबसे पहले अरहर, कपास, उसके बाद नेपियर रिजका, मूली, गाजर, गन्ना, etc। ठीक है, तो ये क्या है? गहरी जड़ वाली फसलें हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने देखा कि गहरी जड़ वाली फसलों का वर्गीकरण हम लोगों ने इस प्रकार से वर्गीकृत कर लिया। चलिए आगे अब हम लोग कुछ फसलों के टेबुलर फॉर्म में वर्गीकरण करेंगे। कुछ फसलों का टेबुलर फॉर्म में वर्गीकरण करेंगे
वो इस प्रकार होगा जैसे सबसे पहले फसल का नाम, ठीक। उसके बाद वानस्पतिक नाम, उसके बाद इसका कुल, उसके बाद इसमें गुणसूत्र। यहां से एक प्रश्न आ जाता है